मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स टॉपर्स, क्या हाल-चाल हैं आप सबके? आई होप सो ठंडियों का पूरा मज़ा लिया जा रहा होगा, रज़ाई में बैठ कर के पढ़ाई का भी पूरा मज़ा लिया जा रहा होगा। आप तो जानते ही हैं इस टाइम पे ये कुछ इमरजेंसी छुट्टियाँ हो रही हैं, हॉलीडेज़ आपके लिए मिल रहे हैं, जो स्कूल की तरफ से आप थोड़ा-सा स्कूल से अब टचअप आपका टूट रहा होगा। पर फिर भी आप पूरी कोशिश करो, घर में रहो और जो भी छुट्टियाँ हो रही हैं इनका पूरा बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करो। अपने सिलेबस पे और होल्ड करो, अपनी और कमांड बढ़ाओ और अच्छे तरीके से अपना फाइनल टच देते हुए जो भी आपने अब तक की बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड एग्ज़ाम आइडिया हो गया या फिर आपके पास लाइक उसी टाइप के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने कलेक्ट करे होंगे, आपकी खुद की नोट्स हो गई, है ना? तो उनको आप जिस मस्ती के साथ में आपने पूरे 1 साल पढ़ाई करी है, उसी मस्ती को थोड़ा-सा और बूस्ट अप करते हुए आप अच्छी पढ़ाई को अपना करिए और यहाँ पे ये जो छुट्टियाँ मिली हुई हैं, ये यूँ मान लो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली हैं। तो जितना अच्छे तरीके से आप इन छुट्टियों को एन्जॉय कर लोगे, अपनी पढ़ाई के साथ में यूटिलाइज़ कर लोगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आप दे पाओगे, ठीक है? तो अभी उसी सेम प्रोसेस में हमने भी क्या किया है कि अपने चैनल ओडिसी विद कपिल के साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और आपको हम भी पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा, वो हम सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी हम कोशिश कर रहे हैं वन बाय वन क्लियर करने की। तो ये अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें का ये पार्ट 2 है, जिसमें से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉज़ और फिर जैसे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन डील करने से पहले हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, है ना? फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड होंगे, वो सब वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हमारे पास क्या था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो आप लोग शायद सफ़र कर पा रहे होंगे, तो ये कि यहाँ से जो फ़ॉर्मूलेज़ बनते हैं, वो वन बाय वन बहुत सारे होते हैं। एक फ़ॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर कुछ कोशिश करने वाले हैं कि एक फ़ॉर्मूला चेक करेंगे, एक फ़ॉर्मूले को लर्न करेंगे और उसको कैसे हम फर्दर अपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए या जो भी हमारे न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर कैसे हम उसको ब्रेक कर पाएँगे, कैसे उसको मॉडिफ़ाई कर पाएँगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो मेरा इस क्लास को और इस लेक्चर को लेने का मीन्स इतना है कि आपको इतना सिखा पाऊँ कि आप एक फ़ॉर्मूले को लर्न करो, उस एक फ़ॉर्मूले को आप लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम में जाओ और उसको फिर अपने क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग जैसा भी ये क्वेश्चन है उसके बिहाफ़ पर आप अपने उस फ़ॉर्मूले को जो भी आपने लर्न कर रखा है, उसको आप मोल्ड कर पाओ, चेंज कर पाओ और ईज़िली आप गिवन वैल्यूज़ को पुट करते हुए अपने आंसर तक पहुँच पाओ, ठीक है? तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप थोड़ा-सा सीरियस और हो जाओ, पढ़ाई को खूब अच्छे तरीके से अपनी बूस्ट करते रहो और जितने भी ज़्यादा हो सके उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करो। कोशिश करो कि यहाँ से जितने भी आप सेट सॉल्व कर पाओ वो मैक्सिमम आप करो और पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आवर्स का अगर एग्ज़ाम है तो 3 आवर का पेपर है तो 3 आवर की ही आप उसमें एक अलार्म सेट करो उस 3 आवर्स के लिए और 3 आवर में अपना बैठ कर के पैक होकर के अपने आप को और पेपर लिखना स्टार्ट करो। सेम तरीके से राइट करो अपना एग्ज़ाम पेपर जैसे भी एग्ज़ाम में आप लिखने वाले हो उसी सेम तरीके से आप अपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करो। फिर इसमें देखो जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही होंगी, अब वो रिलेटेड कोई टॉपिक से हो सकता है, न्यूमेरिकल से हो सकता है, तो उसको अपने सब्जेक्टिव टीचर के साथ में डिस्कस करो। अगर आप उन दोनों आप टच में हो, नहीं टच में हो, आप अगर स्कूल पहुँच पाओ वहाँ से कोशिश करो या फिर आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे आपकी चीज़ें क्लियर करा दूँ, ठीक है? घर बैठ कर के आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा दूँ रिलेटेड साइंस। इवन अभी हम फिज़िक्स में कर रहे हैं और भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव जो भी चीज़ें हैं, वो भी आपको क्लियर करा दें, सो दैट आप अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को और भी बूस्ट कर पाओ। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, उसको आप प्रॉपर उसी वे से करना, उसी सेम राइटिंग में सेम आप रफ वर्क करना सेम तरीके से जस्ट लाइक यू आर इन द एग्ज़ाम हॉल, ठीक है? तो उस तरीके से पूरा करना और अगर आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपके घर में कोई गार्जियन आपके हो सकते हैं इवन, तो उनके साथ में शेयर करो कि देखो आपने जो आंसर्स बनाए हैं वो रिलेवेंट हैं, आपकी जो राइटिंग है वो रिलेवेंट है या नहीं है, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है तो अभी बहुत सारा टाइम है, यू कैन ईज़िली इम्प्रूव दैट, है ना? ये मेरा कुछ सजेशन है, आप इस पे ट्राई करना और एक बार 1 से 2 पेपर सॉल्व करना, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कितने लेवल तक बूस्ट करके जाता है, बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है? ये था कुछ बातें जो आपसे करनी थी। इस पूरे टॉपिक को लेकर के हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें वन बाय वन फार्मूला आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है। तो आप क्या करना है, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना।
इसमें एक एक फार्मूला एक एक तरीके से मैं समझूंगा और उसको आपको कोशिश ये करूंगा कि एक फार्मूले को लर्न कर लो और उसके साथ में लिंक कर लो। लिंक करने से ये होता है ना कि एक फार्मूला आप लर्न कर पाओगे और लर्न कर लोगे, उसके बाद में सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी, तो फिर आप इजीली वहाँ पर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पर आप उसको चेंज कर पाओगे। तो लिंक करना सीखो, उस तरीके से आप लिंक करते जाओगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। फ्यूचर में भी आपकी जो भी स्टडीज़ होंगी वहाँ पर भी आपकी ये लिंकिंग जो आपका अप्रोच होगा वो बहुत बेस्ट होने वाला है, ठीक है, और आपको एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। सो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि पहला हम स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक क्विक रिवीजन ये है। इस क्विक रिवीजन को हम इसलिए रखे हैं यहाँ पर क्योंकि आप उसको लिंक कर पाओ। जब तक कि आप लिंक नहीं कर पाओगे तब तक कि मैं जो चाह रहा हूँ आपसे करवाना कि आप ऐसा ही करो, वो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्विक रिवीजन रखा हुआ है। इस क्विक रिवीजन में चीज़ें हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। उन चीज़ों को आपको फार्मूलेज को समझ लेना है एंड उन्हीं फार्मूले को सेम फिर हम आके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एमंग दैट एक हमारे पास ये टर्म होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो हमें यहाँ पर पढ़ना था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमारे पास क्या था कि तो डायरेक्टली अगर हम पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कितने टू टाइप के होते हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपके पास प्रोटॉन होता है, और ये कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दूसरा प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को हम E+ भी लिखते हैं या फिर इसको हम सिंपली P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? ये होती है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ये होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और पार्टिकल आता है, सब पार्टिकल होता है जो एटम का ही होता है। तो उसमें हमारे पास एक अनदर पार्टिकल है जिसका नाम न्यूट्रॉन होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास ओनली ये मास पजेस करता है, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें केवल चार्जेस के लिए ही समझना था। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू टाइप के चार्जेस हो गए। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि चार्जेस टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू होगी वो सब सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके बाद अगर किसी भी बॉडी में हम जाएं, लाइक जैसे हमने कोई ए टाइप की कोई अगर बॉडी ले ली, ये मान लो ये हमारे पास ए टाइप की बॉडी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे पास या तो क्यू से या तो कैपिटल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है? वो +-NE के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेर एन आपको पता है, एन यहाँ पर क्या होता है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ई यहाँ पर क्या होता है? चार्ज एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया क्यू इक्वल्स टू, अब ये बाई का साइन नहीं है, ये मैंने यहाँ पर स्लैश लगा रखा है कि यहाँ पर या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास +-NE के साथ में आती है। यहाँ से क्वेश्चन वेर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, NE चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो एक टाइप आपके पास मिलेगा, वो मैं पहले समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से हमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपके पास क्या तरीका होना चाहिए? वो क्यू इक्वल्स टू +-NE का, है ना। तो यहाँ से दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज गिवन हो, तो जैसे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, चार्ज वैल्यू। तो जब चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो उसके बेस पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सो ये एक चीज़ क्लियर करना कि आपको ध्यान रखना है ये यहाँ से कि जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, उनकी वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा था और आप अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेना, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डेफिनेशन मैंने मेंशन कर रखी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं। अब रेट ऑफ, तो हमें यह पता है कि जब फिजिक्स में हम रेट डिफाइन कर रहे होते हैं तो रेट का मीन्स हो गया कि हमें उसे क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है, टू डिवाइड विद टाइम, क्लियर। तो टाइम के साथ जब हम डिवाइड करेंगे देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है? चार्ज है। अब चार्ज देखो, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल क्यू से, इसको हम अगर टाइम से डिवाइड करा दें टी से, तो यही हमारे पास क्या हो जाता है? करंट हो जाता है, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाता है? Q/T के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि जब देखो, अच्छा यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि जो चार्ज होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? टू टाइप के। अब आपको पता है कि जो चार्ज होंगे टू टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का ही नाम हम लोग क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज का नाम हम लोग क्या रखते हैं? प्रोटॉन रखते हैं, है ना। अब यहाँ से जिस साइड में प्रोटॉन फ्लो कर रहे होंगे उधर ही करंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो सेम होगी, क्लियर।
तो जिस साइड में प्रोटॉन फ्लो कर रहे होंगे वो करंट हमारे पास सेम होगा एज प्रोटॉन। तो जिस साइड में प्रोटॉन या प्लस चार्ज हमारा फ्लो कर रहा होगा उसके सेम डायरेक्शन में होगा हमारे पास करंट। एंड जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हो जाती है करंट जो भी होगी, वो करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो कैसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आई जो होगी अपोजिट होगी एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अब हमने यहाँ से एक और पॉइंट समझा कि देखो द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से हो गया। एंड नेक्स्ट है एंड इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस। तो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा उसके सेम डायरेक्शन में होगा एंड इलेक्ट्रॉन जिस साइड में मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। अभी हमने फार्मूला पढ़ा आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, वो होता है क्यू बाई टी के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट को आपको फिजिक्स में ध्यान रखना है, रेट का मतलब हो गया रेट वो वाला नहीं जैसे आप मार्केट में जाते हो, बेसिकली वो भी एक रेट ही होता है, वहाँ पर भी हम यही पैटर्न यूज़ करते हैं, पर यहाँ टाइम हम लेते हैं और वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एंड मनी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हुआ, क्यू आपके पास क्या है कूलाम एंड टी आपके पास टाइम है सेकेंड में, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है कूलाम पर सेकेंड, ORR इसी का नाम हम देते हैं एम्पियर का, राइट। ये हमने लिख दिया कूलाम पर सेकेंड ORR एम्पियर का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जिनको आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि एक आपके पास नंबर ऑफ चार्ज होते हैं उसको आपने समझ लिया, प्लस और माइनस टाइप के होते हैं। करंट आपने समझ लिया, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो गया। और क्यू को चाहें तो क्यू को लिया भी हमने, अब देखो लिंक करो, क्यू चार्ज मिला, चार्ज टोटल को हम कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो प्लस माइनस एनी का तरीका ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये देख लिए, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी या प्लस माइनस एनी बाई टी। वन मोर टर्म यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हमारे पास कैसा होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, एंड ये ऑलवेज जो चार्ज होता है, चार्ज वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर्स। ये ऑलवेज कैसा रहेगा, होल नंबर में ही रहेगा। कभी भी ये क्या होता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई या फिर डेसिमल वैल्यू हो गई, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी होगा तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा इन होल नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज की यूनिट हो गई वो आपके पास स्मॉलेस्ट वाली वो इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही हम चार्ज को मेजर करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है, इसको सिंपली हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस मीन्स हो गया कि 2 डिफरेंट पॉइंट हो गया। तो लाइक जैसे हमने कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया, अब एक मान लो इस तरीके का हमने कोई कंडक्टिंग वायर ये ले लिया, क्लियर, ये वाला एक वायर ले लिया हमने कंडक्टिंग। अब इसके 2 डिफरेंट पॉइंट हम ले लें, लाइक ए ले लिया और बी ले लिया, तो इन दोनों के बिटवीन का जो ये होगा, यहीं पर हमारे पास क्या होता है, इन दोनों बिटवीन के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल जो होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डेफिनेशन के साथ चलेंगे तो इट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बिटवीन में जो वर्क डन होगा, जो यूनिट चार्ज को रिक्वायर्ड करने के लिए, यूनिट चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल के। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, W बाई क्यू के। अब W को आप वर्क है, वर्क डन है, तो इसको जूल में मेजर करेंगे, जूल हो जाएगा, एन पर कूलाम, तो जूल पर कूलाम या इसी का टर्म हम यहाँ पर बोलते हैं, इसी को अनदर यूनिट हो जाती है बोल्ट। अब आपके जो पेपर में मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा कि बोल्ट वो लिखा मिलेगा, तो बोल्ट को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे तो आता है फिर ओम्स लॉ। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो ये जरूर ही आना है, मुझे लग रहा है कि इस बार ओम्स लॉ जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को अब डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब कंडक्टर के अक्रॉस में, दैट मीन्स कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर हम ले लें, लाइक ये हमने कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया, तो इसके अक्रॉस में, अक्रॉस इन द सेंस कि अगर एक एंड से दूसरे एंड तक हम जाएं, तो यहाँ पर जो करंट होता है, करंट आई, वो आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड पोटेंशियल वी के, है ना। इफ इट्स फिजिकल स्टेट्स दैट इज टेम्परेचर, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, एंड मटेरियल
ये आपके पास क्या हो जाए, रिमेन्स अनचेंज। इनको अगर अनचेंज रखेंगे मतलब कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अप्लाइड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई के, है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। इसकी जगह पर एक हम कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे और इस कांस्टेंट का नाम हम यहाँ पर देते हैं, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो जाता है आर, इसका नाम यहाँ पर हो गया कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट और इसका नेम जो हम लोग बोलते हैं ये आपके पास क्या हो जाता है, ओ। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया और इसको एज अ हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है और V इक्वल्स टू आई आर के। तो आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और कंडक्टर। अब जो भी हमारे पास सर्किट हो या फिर हमारे लिए कंडक्टर हो जाए तो उन सब का हमारे लिए जो ये कांस्टेंट होगा उसके लिए तो आर यूज़ करेंगे और आर का नाम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के। क्लियर। तो आर को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ से अब रेजिस्टेंस अगर हमने देख लिया तो रेजिस्टेंस हम हमारे पास यहाँ पे देख लिया कि रेजिस्टेंस जो होती है पहले एक बार हम डिपेंडेंस की समझ लेते हैं। अब रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि देखो जैसे रेजिस्टेंस आर हमारे पास मिला, अब रेजिस्टेंस अगर आर मिल गया तो ये हमारे पास लाइक जैसे बहुत सारे सर्किट्स हो जाएं। अब एक सर्किट जैसे कि अब हमारे पास मान लो एक जगह पे हमने कोई अपने घर में की बात कर लें तो घर में हमारे पास क्या होता है कि एक बल्ब हमने लगा दिया, ऐसे कुछ लगा हुआ है, फिर एक बल्ब हमने कोई दूसरे रूम में लगा दिया या मान लो फिर हमने कहीं पर एसी लगा दिया एंड कहीं पर हमारे घर में मान लो कूलर लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमने जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो यूज़ कर लिया। तो ये देखो बल्ब है, इसका एक अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। ये एसी है, इसका खुद का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से ये कूलर है, इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो ये जब हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं तो इन रेजिस्टेंसेज को अगर हम देखें तो अब हम अगर अपने घर से कनेक्ट करें तो हमें पता है कि एक घर में अगर जाएंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स लगे होते हैं, 3 से 4 5 बल्ब, 10 20 बल्ब हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक एसी हो जाएगी नियरली, है ना। एसी हो गई, उसके बाद में अगर हम देखें तो एसी हो गई, फिर कूलर भी हम यूज़ कर लेते हैं, कूलर को यूज़ कर लिया। तो अब ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस हमने यूज़ करे हैं, इनका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा जो हमारे पास घर में रीडिंग शो करेगा, जिसके बेस पर हम अपना चार्ज करते हैं। तो देखेंगे कि ये जो हमारे पास अप्लायंसेस हैं इनको हम 2 लेवल में कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो जाता है सीरीज लेवल में, हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं और एक बार हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन रेजिस्टेंस जो हमारे पास आता है सीरीज़ का वो आपके पास R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा सीरीज़ में। एंड पैरेलल में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट ये हो जाता है, जितने भी नंबर आप होंगे। अब नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि जब हम सीरीज़ यूज़ करते हैं तो सीरीज़ में यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज़ में R, ये हमारे पास क्या होता है, ये मैक्स रहेगा, ये मैक्सिमम रहता है। एंड वही जब हम पैरेलल में आ जाते हैं, अगर हम पैरेलल के साथ आ जाएंगे तो पैरेलल में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है आर की वैल्यू वो हमारे पास कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो दैट मीन्स कि अब एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी कि मान लो अपने घर में हम आ गए, अब घर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स हैं, लाइक जैसे बल्ब हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल भी हम चार्ज करते हैं क्योंकि बेसिकली हमें पबजी खेलना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखनी है, तो मोबाइल भी कंटिन्यू चार्ज करते रहेंगे। अब तो एक घर में एक से ज़्यादा मोबाइल होते हैं, 3 से 4 5 मोबाइल होने लगे हैं। तो अब क्या होगा कि ये मोबाइल भी चार्ज करते हैं, बैटरी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो इसका मतलब उसका खुद का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस यूज़ कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें जो चार्ज दे रहे हैं रेजिस्टेंस के बेस पे, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस आएंगे। तो हम अपने घर में कोशिश ये करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कम रहे। तो रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपके पास यहाँ पर ये होगा कि ये सर्किट को जलने से बचा लेगा, बस्ट होने से, क्योंकि सर्किट जैसे होता है तो पैरेलल में क्या होता है कि लाइक जैसे ये हमने पैरेलल ले लिया, मान लो ये हमने ये इस तरीके से ये मैंने रेजिस्टेंस लिया और ये पैरेलल हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मान लो इस आर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो यही आर्म यहाँ से बंद करेगी, रेस्ट ऑफ 2 आर्म जो हो जाएंगी वो हमारे लिए सेफ रहेंगी। तो एक तो रीज़न ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस कर देता है, तो उसकी वजह से चार्ज हमारे कम हो जाएंगे। एंड दूसरा ये यहाँ पर कि सर्किट को, जिस भी सर्किट में प्रॉब्लम होगी केवल उसी को ही बस्ट करेगा, नेक्स्ट जो भी सर्किट्स उससे कनेक्टेड होंगे वो सब हमारे पास सेफ रहते हैं। तो एक तरीका ये भी, तो 2 ये बेनिफिट हो गए।
सीरीज में अगर हम जाते हैं तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब डायरेक्टली जब कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में मान लो ए भी कोई आर्म में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी आर्म को बस्ट कर देता है। तो इसके लिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। दूसरा ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इसका लोड जो हो जाएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने समझ लिया है, उनको कंबाइन भी कर लिया डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड किस पे करता है। तो रेजिस्टेंस आर जो होता है वो हमारे लिए डिपेंड करता है रो एल बाई ए के, और ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इसको पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। अब इसका जैसे हमारे पास मान लो ये वायर ले लिया, ये कुछ ऐसा वायर ले लिया हमने, ठीक है, तो ये वायर हो गया, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इस वायर की लेंथ हमारे पास हो जाएगी, और लेंथ हो गया। इस ये जो भी मटेरियल का होगा तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की होनी चाहिए कोई। अभी मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम जाएंगे तो मटेरियल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रो का जो टर्म होता है, एक तो ये कि रो को हम मटेरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंड दूसरा यहाँ पर इसका नाम दो होते हैं, दोनों नेम में मैं लिख दे रहा हूँ। इनको यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इसका अनदर नाम होता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी के, तो इसका नाम दूसरा हमारे पास रेजिस्टिविटी भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब आपके पास क्या हो गया कि आर जो होता है, अब इस फार्मूले को देखो कनेक्ट करो। अब मेन हमारा यहाँ से अप्रोच स्टार्ट होती है कि इस फार्मूले को, इस पे बेस न्यूमेरिकल जरूर आएगा। न्यूमेरिकल या तो आता है या तो डिपेंडेंस पूछी जाती है। तो हमें करना क्या है कि आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस के जस्ट सामने जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे या रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सब क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। एंड उसके बाद जो नीचे डिवाइड में लाइन होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्सली कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये कह देंगे कि आर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रो के। और रो यहाँ पर क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल टू मटेरियल चेंज करेगा। फिर रेजिस्टेंस आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, लेंथ जितनी इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। और आर रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द एरिया के। अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा मतलब उसकी रेडियस बढ़ेगी, मतलब उसका डायमीटर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हमारे लिए कम हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस हो गई। एक और डिपेंडेंस होती है जो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर भी टाइम के साथ में इंक्रीज करता रहता है रेजिस्टेंस के लिए। तो एक फार्मूला आता है R01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि R0 ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से 1 वैल्यू रहती है, ये एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन है पर इसको डायरेक्टली हम समझेंगे कि R=R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेंशन होता है मटेरियल में बाय गेटिंग द टेम्परेचर, एंड डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा उसी के बेस पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंस भी ध्यान रखना है। इस पे बेस न्यूमेरिकल या तो फिर इसका कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। अब मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी टर्म्स क्या होते हैं, तो इसको पहले इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड आर रिक्वायर्ड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अगर ये कोई कंडक्टर वायर ले लें तो उस कंडक्टर वायर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करने में हमने वर्क डन किया या फिर हमने एनर्जी सप्लाई करी, वही हमारे पास यहाँ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइक जैसे हमने अगर कोई ये वायर ले लिया, अब ये वायर अगर लिया और इसमें मान लो हम एक यूनिट चार्ज क्यू टाइप का इसको फ्लो कराना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब इसको ए टू बी तक हम डिस्प्लेस करेंगे, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें यहाँ से क्या देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन जो होता है, क्योंकि वर्क डन हमारे काइंड का एनर्जी होता है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W हो गया। अब हमें पता है कि सिंस देखो W की वैल्यू हम कहीं अलग से नहीं लाएंगे, हमें पता है V= क्या होता है, W/Q के। ये अभी पोटेंशियल में पढ़ा था, मैंने भी आपको बताया था कि आपको लिंक करना सीखना है और मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ से मैंने कहा कि V= क्या होता है, W/Q। अब अगर ये W की वैल्यू हम निकालें तो W हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो V×Q ही हो जाएगा, V और Q का दोनों का मल्टीपल हो गया। तब आपके पास W की वैल्यू यहाँ पर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी W=VQ ही हो गया। अब VQ हुआ, अब जूल एनर्जी है तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। तो ये जूल आपके पास एनर्जी हो गई, यहाँ पर इसकी यूनिट हो गई जूल की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अब देखो एक अनदर टर्म, अब V आपके पास हो गया और Q के लिए फिर से लिंक करूँ, Q चार्ज था,
क्यू चार्ज को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक तो ये प्लस माइनस एन ई पढ़ा था, दूसरा हमने क्यू को पढ़ा था क्योंकि हमें पता है क्यू इक्वस टू इट होता है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये आई इक्वस टू आपके पास क्या होगा, क्यू बाई टी के। तो इस फार्मूले को यहाँ से लिंक करो। अब क्यू की जगह पे इट लिख सकते हैं, तो जैसे क्यू की जगह पे इट लिखेंगे आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वस टू आ गया वी क्यू, ये क्यू की वैल्यू रखेंगे इट के, तो वी और आई टी ये हो जाएगा आपके पास इट हो गया, ये आपके पास आ गया। फिर ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि वी इक्वस टू आपके पास क्या होगा, आई आर होता है ना। तो आई आर की वैल्यू अगर इसमें वैल्यू प्लेस कर लेंगे तो आपके पास डब्ल्यू इक्वस टू कितना हो जाएगा, एक आपके पास आई आर रखेंगे तो एक आई आर था ही, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ये आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यही सेम टर्म्स है, फिर से हम इसको चाहें तो ब्रेक कर लें, तो ये आपके पास फार्मूले हैं W इक्वस टू विट के, एक तो W इक्वस टू वी क्यू जूल हो गया, क्यू की जगह पे इट रख लेंगे तो विट हो जाएगा, और वी की जगह पर आई आर रख लेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, एंड आई स्क्वायर की जगह पे फिर से वी को अगर चेंज कर लें तो वी स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास एनर्जी को निकालने के, करना कुछ और नहीं है, बस आपको लिंक रखना है, दो फार्मूले लर्न रखने हैं, एक तो आपके पास ओम्स लॉ याद रखना है और क्यू इक्वस टू इट के, ये दोनों याद रखने। आपको डब्ल्यू इक्वस टू वी क्यू के साथ में सारे फार्मूले मिल जाएंगे। अब यहाँ से एक टर्म यहाँ से आता है कि देखो जैसे डब्ल्यू इक्वस टू वी क्यू हुआ तो वी हमारे पास पोटेंशियल है, क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज को रिप्लेस कर दें अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक काइंड का चार्ज है और स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इस क्यू की जगह पे ई रख लेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो हो जाती है डब्ल्यू इक्वस टू ई बी आ जाता है। तो एक एनर्जी की यूनिट हमारे पास मिल जाती है ई वी, एनर्जी की एक यूनिट जूल भी होती है, एक आपके पास ई वी भी होती है, और 1 ई वी जो होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो 1 ई वी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल ही हो जाता है 1 ई वी में। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का बन सकता है कि 1 ई वी इक्वल्स टू हाउ मच जूल के, ऐसा कुछ करके, तो आपको 1 ई वी में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है ई वी। और ई वी क्या है, इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क आर एनर्जी, तो वर्क एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट एक हो जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने टॉपिक पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहुंचते हैं। अब हमें यहाँ पर देखो पता है क्या है एग्जैक्टली आप देखो अपने घर से कनेक्ट करो, तो इस टाइम पे जैसे कोल्ड ठंडियाँ चल रही, जाड़े चल रहे हैं, ठंडी में आपको पता है कि आप हीटर यूज़ करते हो, ठीक है, तो हीटर यूज़ करोगे। अब ये हीटर कैसे बन गया होगा, इससे जो ये हीट निकल रही होगी, ये डायरेक्टली हीट कैसे हमें मिली, तो हमारे पास होता है क्या कि जैसे मान लो हम हीटर बनाने की कुछ कोशिश करें कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक रॉड लगा दिया, ये रॉड हो गया, ठीक है, इसको हमने बाहर से यहाँ से करंट दिया, इसमें से करंट मान लो आई जा रहा है। ये हीटर क्या होता है, इसमें एक हमारे पास मेटेलिक वायर लगा होता है जिसका नाम यहाँ पर या तो हम क्या करते हैं नाइक्रोम यूज़ कर लेते हैं, बहुत नाइक्रोम वगैरह जैसे यूज़ कर लिया, नाइक्रोम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम टंगस्टन का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे टंगस्टन वगैरह जो होते हैं बल्ब वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं इनका मतलब हो गया कि ऐसे मटेरियल्स हों जिनके पास रेजिस्टेंस जो हो जाए वो वेरी हाई हो, जितना ही ज़्यादा हाई होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, वर्क डन हमसे करवाएंगे। अब इसलिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, वो रजिस्ट करेगा चार्ज को, तो जब चार्ज को रजिस्ट करता है तो यहाँ पर क्या है कि अगर हाई रेजिस्टेंस वाला कोई मटेरियल यूज़ किया तो रजिस्ट कर रहा है, हम करंट को इसमें एनर्जी लगा लगा करके करंट को यहाँ से पास कराना चाहते हैं। तो ये जो वर्क डन हम लगातार कर रहे हैं करंट को या फिर चार्ज को पास करने के लिए, ये क्या करता है, वहाँ पर जो वर्क डन हम दे रहे हैं यही वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में एज अ हीट के टर्म में यहाँ पर हमें स्टोर मिलता रहता है या स्टोर हो जाता है। तो हीट बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट हो या चार्ज हो किसी कंडक्टिंग वायर से जिसके पास हाई रेजिस्टेंस हो वहाँ से फ्लो करता है, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलता है, रजिस्ट करेगा, रेजिस्टिव फोर्स मिलता है जिसकी वजह से एक वर्क डन होगा। वो वर्क डन क्या होता है, एक अपने आप ही हीट को जनरेट करने लगता है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट कहीं से पास करेगा तो वो क्या करता है, हीट जनरेट करेगा, और वही हमारे पास क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर इट गेट्स हीटेड, जैसे पास करेगा तो वर्क डन वगैरह होता है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होने लगेगी। अब उस हीट की वैल्यू हम देखेंगे कितनी होती है, तो अभी हीट आगे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखें कि वर्क डन हम कितना करते हैं। तो जो फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इन द वायर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि W इक्वस टू आपके पास क्या होता है, VQ होता है, ये लिंक कर लो आप, क्योंकि आपको पता है V इक्वस टू होता है W/Q के, है ना। तो यहाँ से VQ हो गया। अब Q की जगह पे आप चाहो तो IT लिख सकते हो, इट लिख सकते हो,
तो ये W इक्वस टू वीट हो जाएगा, यही जूल एनर्जी होगी। अब ये जितनी जूल एनर्जी यहाँ से होगी वो आपके पास हीट के टर्म में मिलती रहेगी। अभी हमें हीट एग्जैक्टली आगे कैलकुलेट करना है। तो दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। अब यही जो एनर्जी हम दे रहे थे, सप्लाई कर रहे हैं, वही अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलती रहती है एज अ हीट, और हीट को हम या तो जूल में या तो फिर कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हीट को अब हम फाइनली समझने जा रहे हैं कि हीट हम जो भी सर्किट में डेवलप हो रही है तो वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो अभी जैसे आपके पास इस टाइम पे आप हीटर यूज़ कर रहे होगे, तो हीटर में करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल यूज़ कर लेते हैं हम, वो उस करंट को रजिस्ट करेगा, तो वहाँ पर हीट अपने आप ही जनरेट करने लगता है। वो धीरे धीरे पूरा आप देखोगे जो हीटर होता है वो रेड हॉट हो जाता है। जितना ज़्यादा रेड हॉट होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को वहाँ से वो रिलीज़ करता रहेगा, और फाइनली हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, है ना। तो इसके फ्रॉम द कोल्डनेस, तो एक यहाँ पर हमने देखा कि जो हीट जनरेट होगी, मतलब एनर्जी जो मिलेगी ई, इसी को हमने W के फॉर्म में मेजर किया, और ये 2 यूनिट में हम कैलकुलेट करेंगे, या तो जूल के केस में या तो कैलोरी के केस में। तो अब हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, एक तो जूल के केस में समझेंगे, कैलोरी के। तो कैलोरी का एक फार्मूला होता है कि 1 कैलोरी अगर हीट कहीं पर रिलीज होती है तो 1 कैलोरी हमारे पास जो होता है वो 4.2 जूल के इक्वल होता है, या फिर यूँ कह लें कि 1 जूल जो होगा वो 1/42 कैलोरी के होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी कहीं से हीट अगर जनरेट होगी या रिलीज होगी या एनर्जी कहीं देंगे तो वो क्या होता है 4.2 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम चाहे तो कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में रिस्पेक्टिवली हम चेंज कर सकते हैं। कैलोरी में चेंज करना है तो जूल को 4.2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करा लेंगे, है ना। सो हमें क्या था कि हीट अभी हम लोगों ने पढ़ी, एनर्जी ही होती है बेसिकली, तो ये क्या होता है बिट होता है। अभी बिट हमारे पास कैसा होगा, जूल में होगा। अब इसको मान लो हम कैलोरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इसको अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, देखो जूल को अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट करोगे देन आपको डिवाइड करना है बाई 4.2 से, है ना। तो 4.2 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करो इसको। तो जब 4.2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सो हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज एच। अब जो ये हीट प्रोड्यूस होगी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, तो एच आपके पास कितना होगा, जितनी जूल एनर्जी आपने जनरेट करी वहाँ से उसको हम 4.2 से डिवाइड करा देंगे, यही आपके पास क्या होती है कैलोरी एनर्जी हो जाएगी। कैलोरी में आ गया, अगर जूल में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई करा लेते। अब आपको पता है W है, W इक्वल टू क्या होता है VQ, तो हमने लिख लिया VQ/4.2 ही हो गया, है ना। ये लिख सकते हैं कैलोरी में, या फिर अभी आपको पता है कैलोरी क्यू की जगह पे इट लिख सकते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बिट/4.2 हो जाएगा। ठीक है, वी की जगह पे ओम्स लॉ से IR लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा I² RT हो जाएगा N/4.2 हो जाएगा। तो ये कैलोरी में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये डिफरेंट तरीके होते हैं उनको सॉल्व करने के। आपको केवल यहाँ से ओम्स लॉ V = IR रन रखना है, W = VQ रन रखना है, और Q = ET, ये 3 फार्मूले रन रखोगे, ये सारे आपके फार्मूले ऑब्वियसली अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो H = W/4.2 कैलोरी या बिट/4.2 कैलोरी हो गया, ये V² T/4.2 R के, ये आपके पास V² RT होता है ना। ये जो वैल्यू होती है आपके पास होगी V² RT/4.2 के, ये आपके पास हो गया कैलोरी, और I² RT/4.2 कैलोरी के, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द एबव फार्मूला दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल रेस्पेक्टिवली। अब आप देख सकते हो कि जो हीट है, हीट H जो जनरेट हुई वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो जब इसके प्रोपोर्शनलिटी हम समझ लेते हैं तो यहाँ से देखो H जैसे हीट आई तो H की वैल्यू अगर हम बिट पे चले जाएं तो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सामने है। करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम T के, या फिर हम देखें पोटेंशियल के और रेजिस्टेंस के, या फिर करंट के भी। तो ये हमारे पास जो ये फार्मूले मिले H = बिट/4.2 या V² T/4.2 R के, या I² RT जैसे हो गए, तो ये जो फार्मूले होते हैं इन्हीं का नाम हम बोलते हैं जूल्स लॉ। तो इनको हम यहाँ पर बोलते हैं जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे मान लो सेपरेटली आपसे जूल्स लॉ पूछा जाए, तो सेपरेटली अगर आप जूल्स लॉ पढ़ोगे तो जूल्स लॉ समझने के लिए आपको क्या करना है, कोई एक फार्मूला लिख लो। मान लो H = हमने लिख लिया I² RT लिख लिया। अभी आपसे पूछा जाए कि जूल्स लॉ आप डिफाइन करो, तो जूल्स लॉ डिफाइन करने के लिए H = I² RT लिखा, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट के, एंड हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट या इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यूज के।
ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाता है, ये तीनों मिला करके आपके पास हो गए जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट, है ना। जो हीट जनरेट होती है, जूल्स लॉ हीट के लिए, जो हीट जनरेट हुई उसके लिए हमें जूल्स लॉ डिफाइन करने के लिए आता है। तो जूल्स लॉ आप कैसे करोगे, एक फार्मूला रन रखो, H = I²RT, देखो सामने ही सब है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, H हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर के, एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम यूज के, और यही हमारे पास क्या होते हैं, जूल्स लॉज होते हैं। क्लियर। सो आई होप सो आप पूरे तरीके से समझ पा रहे होगे और इन्जॉय भी कर रहे होगे क्लास को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पावर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म हो गया, इसमें से क्वेश्चन आपके मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक पावर अब हमें जनरेट चेक करनी, तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, तो पावर तो अगर हम देखें तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर पी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क से। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लूँ या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी तो बेसिकली हमारे पास वर्क डन ही तो होता है। तो क्या हो गया कि पी W/T होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क के। तो P = W/T, फिर से रिकॉल कर लो, W आपको मैंने कहा था लर्न कर लो, क्या लर्न किया है आपने, VQ, तो ये VQ बाई आपके पास T हो जाएगा। ठीक है। Q/T, ये देखो Q/T आया, ये क्या होता है, ये करंट I के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हम चाहें तो लिख सकते हैं VI के। ठीक है। तो P एनर्जी हो गई, इसको हम P एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी बाई P पावर हो गई, एनर्जी बाई टाइम हो गया, और W/T होता है, ये हो गया। अब W आपको मेज़र करना है जूल में, टाइम आपके पास है सेकंड में, तो इसको जूल सेकंड बोलते, जूल पर सेकंड, या इसी की अनदर यूनिट होती है हमारे पास वॉट के। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो आप इजीली चेंज कर पाओगे। जैसे P = आपके पास हो गया W/T, ये सब हम जूल में कन्वर्ट करें तो P W हो गया, W की वैल्यू हमारे पास VQ होती है, तो VQ/T हो जाएगा। Q/T करंट होता है, तो VI हो जाएगा। V की वैल्यू IR होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास I²R हो जाएगा। ठीक है। और भी चाहो I की जगह पे V/R अगर रखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा V²/R², और इंटू एक R हो जाएगा, तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी V²/R के। तो हम जिसमें भी चाहें वो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, बस आपको जो मैंने बोला है अप्रोच आप वही रखो, सिंपल सा उसी पे उसको आप कन्वर्ट करते चले जाओ, दैट्स इट। पावर जो हमने कैलकुलेट किया बेसिकली उसकी दो अनदर यूनिट्स होती हैं, एक आपके पास HP होता है जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, एक आपके पास होता है किलोवाट आवर, ठीक है, जिसको kWh लिखा जाता है। तो यहाँ से HP हॉर्स पावर होती है, ये बिगेस्ट यूनिट होती है, मतलब बिगर यूनिट होती है एक तरीके से। तो 1 HP जो होता है वो आपके पास कितना होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। इसको आप पूरा लर्न रखना, इसको जरूर याद रखना। ठीक है। तो 1 HP आपके पास कितना हो गया, 746 वॉट हो गया। किलोवाट आवर आता है, ये भी एक यूनिट होती है, इसी किलोवाट आवर का नाम दूसरा भी रखा जाता है जिसको हम BTU बोलते हैं। ठीक है। अभी BTU आपके पास क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो चाहे BTU बोलो आप या फिर किलोवाट आवर बोलो। अब 1 किलोवाट आवर की वैल्यू भी हम आगे डेवलप भी करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 3.6 × 10⁻6 होती है। ठीक है, जूल सेकेंड के, तो ये भी हम आगे चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा, यही किलोवाट आवर को हमें समझना है, तो ये आपके पास होगी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम मेजर करेंगे इसका रीज़न क्या है, तो देखो जैसे हम अपने घर वगैरह में हो गए, हम हाउस होल्ड में हो गए, तो हाउस होल्ड में हम यूज करते हैं, या फिर जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हो गई, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया उसका हमें देना है बिल। ठीक है, जो हमारे घर में डेली मतलब हर मंथ आकर के मिलता है हमें, तो वो हम पे करते हैं। तो ये बिल देना, अभी जो बिल होगा वो हमें किस तरीके से मिलता है वही हमें समझना है। ठीक है, तो बिल निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ से आप चेक करते हो, जैसे जनरली आता है जो बिल रीडिंग करने आता है, तो आपको पता होगा ना, वो बोलता है कि इतने यूनिट आपने बिल खर्चा किया। या फिर जैसे आप किराए पे रह रहे हो या फिर कोई आपके घर में किराए पे रह रहा है, तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, जब रीडिंग करना होता है तो आप कहते हो कितने यूनिट्स हमने बिल यूज़ किया या कितने यूनिट आपने बिल यूज़ किया, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, इन यूनिट के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रोसेस के साथ में कैसे अप्रोच रखते हैं वो हम यहाँ समझने जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमें सिंस यहाँ पर पता है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन बिजनेस इंटरप्राइजेस, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब W हम यूज कर रहे थे,
ठीक है। उस जो डब्लू हमने यूज़ किए हैं उसी एनर्जी के बेस पर हम उसको मेज़र करते हैं, ना कि हम उसके इलेक्ट्रिक पावर पे, क्योंकि पावर पी होता है तो पावर पी के केस में हम नहीं जाते हैं, हम एनर्जी के केस में लेकर आते हैं। तो दैट्स वाई एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल। तो जूल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर किलो वाट आवर, या फिर BTU उसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब हमें पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि सिंस W/T आपके पास वैल्यू होती है, ये पावर P होता है, तो यहाँ से एनर्जी अगर निकालेंगे तो W आपके पास कितना हो जाएगा, PT के। तो ये आपके पास क्या होती है, हीट एनर्जी हो गई यही। अब P को चाहें तो हमें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर P इक्वल टू होता है, जैसे W=PT लिखा हमने, तो यहाँ पर P की वैल्यू जैसे हमें निकालना है तो पावर P VI के भी होता है, तो हम यहाँ पर P की जगह पे VI लिख लेंगे और T है ये तो ये बीट हो जाएगा, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने फिर से आपको रिकॉल कराया, ओम्स लॉ में आप IR रख दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये I² RT हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फार्मूले हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर कैलकुलेट करनी, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, ठीक। तो जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, ये वैल्यू हो जाएगी PT/1000 के। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो इसको चेंज कर लें तो विट P की जगह VI लिख सकते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, बिट/1000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, इसको आप थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बेस हमारा कैसा होगा क्वेश्चन का, वो कुछ ऐसा होता है कि जो भी हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं, ठीक, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बेसिकली आएगा वो क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा, वो 2 लेवल में आता है। वो यूज़ क्या करवाएंगे आपसे, कहेंगे डेज़ में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे मान लो घर में हम हीटर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ठंडियों में अगर हम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए यूज़ करते ही करते हैं। फिर अब वही डेली हम यूज़ कर रहे हैं जब तक ठंडियाँ होंगी, तो इसका मतलब डेज़ में हम जाएंगे, और उसके बाद आवर्स में भी हम रहते हैं, आवर्स में रहेंगे, ठीक है। तो आवर्स हो गए, डेज़ हो गए, और ये कभी कभी हमारे पास क्या होता है, मंथ तक चला जाता है, ठीक है। तो मंथ तक अगर हम रहेंगे तो हम करते, या तो डेज़ मंथ का हो गया, और कभी कभी ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में ये ईयर्स में भी चले जाते हैं। तो हमें कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर जो T लिखा हुआ है, इस T को, तो इस T को, ये क्या होता है, ये टाइम होता है। अब जो हमारे पास टाइम होगा, ये टाइम हमारा किस में होगा, ये सेकंड में रखना है। तो सेकंड में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते रहेंगे। अब कन्वर्ट करते रहेंगे तो हम इजीली, जैसे हम आवर्स में हो गया, डे में हो गया, तो हम नहीं, यहाँ पर टाइम हम यूज़ करेंगे। अब टाइम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि कितने डेज़ हो गए, कितने आवर हो गया, कितने वीक हो सकता है ये, ठीक है, चाहे वीक यूज़ कर रहा हो, और कितने ईयर्स हो गए, ये ईयर्स हो सकता है, या फिर कितने हमारे पास क्या हो जाएंगे, मंथ हो जाएंगे, कितने मंथ हो गए। ये सारी वैल्यूज़ को हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं और इजीली हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पर टर्म आता है कि अगर ये यूज़ कर लिया, तो एक हमने यहाँ पर यूज़ किया था 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी एनर्जी है वो 1 किलो की हो, वाट हो, 1 घंटे के लिए यूज हो। तो हमारे पास क्या हो कि 1 किलो की एनर्जी हो, ठीक है, और वो वाट में होनी चाहिए, और कितने में, 1 आवर के लिए यूज हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर 1 किलो वाट आवर। मतलब वाट की एनर्जी हो, 1 आवर यूज करी गई हो 1 किलो के टर्म में, तो वो हमारे पास 1 किलो वाट आवर होती है। अब 1 किलो वाट आवर को हमें पता है कि 1000 लिखते हैं, तो 1000 हो गया। वाट को तो हम वैसे ही रखेंगे, ये वाट आपके पास हो गया, और इसको हम चाहे 1 आवर को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो गया, ये हो गया आपके पास 60 मिनट, और इनटू आपके पास कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू करेंगे तो 36 हो गया, ये 36 हो गया, 30 40 50 हो गया, तो 10⁻⁴ ये 5 हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास वाट आ जाती है, या तो फिर हम इसी को बोलते हैं जूल सेकेंड के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जूल सेकेंड के। तो ये आपके पास हो गया। यहाँ से जब ये आपके पास वैल्यू आएगी तो 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू आई है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कंफ्यूज करके, तो 1 किलो वाट आवर में आपको ध्यान रखना है कि 36 × 10⁵ होते हैं,
ORR, इस पर पूरा ध्यान रखना। इस पर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे क्रिएट करेंगे कन्फ्यूजन, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और 1 किलोवाट आवर में आपके पास कितना हो जाएगा, अगर एक पॉइंट हम शिफ्ट कर लेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास वाट आ जाता है, या जूल सेकेंड होता है सेकेंड, ठीक। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, इस पर बेस आपके पास वो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए बना देंगे। तो दोनों में से एक कोई वैल्यू रखना और अपने कॉन्सेप्ट या अपनी लर्निंग पे पूरा कॉन्फिडेंट रखना, ठीक है, सो दैट आप कन्फ्यूज़ ना हो पाओ। तो अब ये पूरा टॉपिक था, ये पूरे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में हमारे पास क्या हो गया, पूरा हो गया फिनिश ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। अब हम लोग डेली करेंगे क्या, तो डेली बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेली बेसिस पे अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास होंगे न्यूमेरिकल्स और प्लस में इसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस, ठीक। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो सब हमारे पास कैसे होंगे, ओनली प्रीवियस वाले PYQs ही हम करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर वाले ही हम क्वेश्चन को लेंगे और प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डेली सॉल्व करेंगे। तो अब आप क्या करो, स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे साथ में, आप ट्यून्ड रहो मेरे साथ, कंटिन्यूसली ट्यून्ड रहो मेरे साथ आप ट्यून्ड रहो। और छुट्टियों तक जितनी भी आपकी छुट्टियां हुई हैं, जो भी हॉलीडेज़ हैं, इन हॉलीडेज़ में हम, ठीक है, इन हॉलीडेज़ में हम आपकी पूरी तैयारी करा देंगे, पूरी आपकी हम प्रिपरेशन या जो भी आपकी तैयारी है वो आपकी पूरी तैयारी हम कराने वाले हैं, ठीक। तो आप क्या करो, हमारे साथ ट्यून रहना और इसको अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देख लो अच्छे तरीके से, और देखने के बाद में फिर रेडी रहना हमारे साथ क्वेश्चन करने के लिए। बी रेडी फॉर PYQs, ठीक है। तो हम PYQs अभी नेक्स्ट डे से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी, अब कॉन्सेप्ट कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, डायरेक्टली अब हम लोग केवल PYQs के पेपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये PYQs के हम डेली पेपर लेकर के आएंगे, आप आओ अपनी प्रैक्टिस को यहाँ से बूस्ट करो और फिर आराम से दिन भर में और भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आपको लगता है कि हमारे टॉपिक सारे क्लियर हो गए, तो आप इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, सो दैट उनको भी टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि जिससे भी आपका भी जैसे अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो उनका भी एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। कोई यहाँ पर मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो परेशान हो जाए अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के और उसके थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज हो जाए, जैसे अब ईयर बैक लग जाए वगैरह कुछ करके। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करना, सबको शेयर कर दो अच्छे तरीके से, आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।